तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, एक नई टॉपिक का शुरुआत करते हैं बायोलॉजी में। ब्लड रक्त परिसंचरण तंत्र। कोई दिक्कत? इससे पहले हमने पाचन क्रिया को देखा था, डाइजेस्टिव सिस्टम को, ठीक है। और उस पर कंप्लीट हमने एक वीडियो में डाइजेशन सिस्टम को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। कोई दिक्कत? यदि आप डाइजेस्टिव पार्ट नहीं देखे हैं और यदि कोई डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो जा करके वहां पर देख लीजिए। मेरा वादा है कि वहां से एक भी सवाल जो है ना, जो बताए हैं आपका परीक्षा में आया हुआ नहीं छूटेगा। कोई दिक्कत? डाइजेशन को इन डिटेल बताए हैं कि डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट होकर के कैसे एनस तक पहुंचता है, यह पूरा कहानी बताए थे। एलिमेंट्री कैनाल, मनुष्य का आहार नाल जो है ना, वह किस शेप का होता है, बना करके फिगर के साथ हमने समझाया था। और आज की क्लास में क्या करेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत? तो चलिए हमारे साथ बना रहिएगा। बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। आप अपने अनुसार नोट्स बनाइए, हमारे अनुसार नहीं। कोई दिक्कत? क्योंकि जानते हो ना कि ये पड़ोसी कहता है कि ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, वक्त बताएगा, ये लड़का तेरे औकात से बाहर जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए हेडिंग लगाइए, रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। एक बच्चा कहा ना कि सर आप पड़ोसी को ही टारगेट क्यों करते हैं, क्योंकि पड़ोसी ससुर ऐसा होबे करता है। कोई दिक्कत? इसीलिए पड़ोसी को टारगेट करना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? कुछ उखाड़ेगा नहीं लेकिन टारगेट उसको करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? ध्यान से समझिए बात को। रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, हेडिंग लगा लीजिए, रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सिस्टम, ठीक है। ब्लड सिस्टम इसको बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अर्थात इस टॉपिक में सीधा सीधी बात बोले तो हम जो है ना क्या बात करने वाले हैं, तो हम जो है ना ब्लड के ऊपर बात करने वाले हैं। कोई दिक्कत? ठीक है। मच्छर आ गई थी इसीलिए मैं ऐसा कर रहा था। सुनो, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें केवल और केवल बात होगी ब्लड के बारे में। तो आज के टॉपिक से क्या होगा, आपका ब्लड का एक भी प्रॉब्लम नहीं छूटेगा, यह वादा रहा। तो कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते रहने का प्रयास करिएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले आता है कि इसका खोज किसने किया था। तो एक सवाल तो यही बन गया कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज किसने किया था। तो विलियम हार्वे सर थे जिन्होंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या किया था, खोज किया था। तो लिख लो विलियम हार्वे। कोई दिक्कत? विलियम हार्वे ने क्या किया था, इसका खोज किया था। इसका 3 घटक होता है, इसका 3 क्या होता है, घटक होता है। घटक बोले तो इसकी 3 सिस्टम होती है। जैसे पहला होता है हृदय, ठीक है। हृदय बोले तो हार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्या आता है, तो ब्लड वेजल्स आते हैं, ब्लड वेजल्स आते हैं, नलिकाएं आते हैं। कैसे कैसे ब्लड जो है ना यह नली में फ्लो करेगा। कोई दिक्कत? ही बहुत तंग कर रहा था मच्छर, इसलिए हमने मार दिया, ठीक है। ब्लड वेजल्स, ठीक है। ब्लड वेजल्स का मतलब रक्त वाहिनी होता है, ठीक है। रक्त वाहिनी, कैसे कैसे जो है ना रक्त जो है फ्लो करता है। तो ब्लड वेजल्स में क्या पढ़ना है, तो ब्लड वेजल्स में पढ़ना है आर्टरी के बारे में, वेन्स के बारे में और कैपिलरी के बारे में। तो वेजल 3 तरह के होता है, आर्टरी होता है, आर्टरीज, उसके बाद में दूसरा वेन्स होता है और तीसरा जो है आपका क्या होता है, तो कैपिलरीज होता है, कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज होता है, CAPILARIES होता है, कैपिलरीज, CAPLARIES होता है, कैपिलरीज होता है। कोई दिक्कत? तो ब्लड वेजल्स, रक्त वाहिनी, इसमें 3 होते हैं, आर्टरीज होता है, वेन्स होता है और कैपिलरीज होता है। उसके बाद में अगला क्या आ जाता है, तो ब्लड आ जाता है। और इस ब्लड में क्या पढ़ना है, तो आरबीसी के बारे में पढ़ना है। आरबीसी बोले तो रेड ब्लड कार्पोसेल्स होता है, नहीं कि सेल होता है। रेड ब्लड कार्पोसेल्स होता है क्योंकि ब्लड के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, इसीलिए इसको ब्लड सेल नहीं कह करके क्या कहते हैं, कार्पोसेल्स कहते हैं। तो लिख लो आरबीसी का मतलब क्या होता है, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कार्पोसेल्स, ठीक है। कार्पोसेल्स होता है, समझ में आ रही है बात, सेल नहीं होगा, रेड ब्लड कार्पोसेल्स होगा। उसके बाद में अगला आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, ठीक है। व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, व्हाइट ब्लड क्या होते हैं, कार्पोसेल्स होते हैं। और तीसरा क्या होता है, तो प्लेटलेट्स होता है। कोई दिक्कत? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स समझ में आई बात। तो यह तो हमने क्या दिया, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया और बेसिक इंट्रोडक्शन में यह बात को बताया। अब सवाल उठता है ना कि ब्लड के कलर कैसा होता है, तो ब्लड का कलर जो है वह लाल नहीं होता है, ठीक है। अब कहने वाली बात है कि सर ऐसा बात आप कह रहे हैं कि ब्लड का कलर लाल नहीं होता है, अर्थात हम तो सीधा सीधी बात जानते हैं ना कि सीधा कहता है सबकी ब्लड की कलर लाल होती है। ब्लड लाल रंग का नहीं होता है बाबू, देखो वह लाल क्यों हो जाता है, से ध्यान से समझिए। सामान्य तौर पर ब्लड की रंग जो है ना वह
कैसा होता है, तो ब्राउन होता है। लेकिन ऑक्सीजन से कंटिन्यूअसली क्या करता है, ब्लड रिएक्शन करता है। और अच्छा से जानते हो कि ब्लड के अंदर आयरन पाया जाता है, और जब आयरन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो आयरन ऑक्साइड बना देते हैं। और आयरन ऑक्साइड सामान्यतः किस कलर के होते हैं, लाल रंग के होते हैं, जिसके चलते ब्लड का कलर ब्राउन से बदल करके लाल हो जाता है। क्या बात समझ में आई? तो लिख लो, ब्लड सामान्यतः लाल होते हैं, लेकिन लाल होते हैं, देखो ऐसे लिखो, लेकिन नहीं, ब्लड सामान्यतः लाल होते हैं, क्योंकि, लेकिन नहीं, क्योंकि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो सीधा सीधी सिंपल बात याद रखिएगा अभी, क्या कि ब्लड लाल क्यों होता है, तो ब्लड जो है ना वह लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। लेकिन आप कहानी समझो, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है। आयरन बोले तो लोहा पाया जाता है। तो सर हमारे शरीर में लोहा पाया जाएगा, यस, लोहा पाया जाता है, नैनो पार्टिकल के रूप में पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? नैनो पार्टिकल का कहने का मतलब है 10⁻⁻9 होता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना, 1 मीटर बराबर 10⁻⁹ न्यूटोमीटर नैनोमीटर होता है। और उसको 1/10⁻9 करेंगे, अर्थात इस मार्कल को 10⁻9 अर्थात 1 लिख करके 9 को 0 चढ़ा के उतना पार्ट में बांट दीजिएगा ना इस मार्कल को, तो एक पार्ट वह क्या कहलाएगा, नैनोमीटर कहलाएगी। कोई दिक्कत? तो आयरन हमारे शरीर में कैसे होता है, तो नैनो पार्टिकल के रूप में होता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन मौजूद होते हैं, तथा यह O2 से रिएक्शन करके, O2 से अभिक्रिया करके क्या करता है, अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड बोले तो Fe2O3 बना लेता है। कोई दिक्कत? Fe2O3 आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जो सामान्यतः लाल रंग के होते हैं, समझ में आई बात? सुनो कि ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और उस हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। यह आयरन करता क्या है ना, तो जब हमारे पास जो है लंग्स के पास, फेफड़ा में क्या होता है, ऑक्सीजन स्टोर होती है। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्रीथिंग सिस्टम इन डिटेल बताया है। कोई दिक्कत? तो ब्लड जो है ना क्या करेगा, ब्लड के अंदर का हीमोग्लोबिन आयरन क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को पकड़ करके और पूरे बॉडी में घुमा देगा। जब बॉडी में घुमाएगा तो सेल क्या करेगा, सेल ऑक्सीजन को ले लेगा। जब ऑक्सीजन को ले लेगा तो यही आयरन और ऑक्सीजन मिल करके क्या कर देता है, आयरन ऑक्साइड बना देता है। और आयरन ऑक्साइड बना देता है तो जिसके चलते ब्लड की कलर जो है वह लाल हो जाती है, बैगनी से बदल करके अर्थात ब्राउन से बदल करके कैसा हो जाता है, तो ब्राउन से बदल करके, ब्राउन बोले तो कत्थक, बैगनी ना होगा, कत्थक, यह बदल करके कैसा हो जाता है, तो लाल हो जाती है। कोई दिक्कत? तो ब्लड लाल रंग का होता है, क्यों, तो Fe2O3 के कारण होता है। यही सवाल यदि ज्योग्राफी में पूछ दिया कि मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यही पूछ दिया कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा होती है। कोई दिक्कत? इसीलिए लाल रंग के कहा जाता है ग्रह। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? बोलो। मिट्टी का काला रंग क्यों होता है, टिटेनिफेरस के कारण होता है। तो यह ज्योग्राफी में बताएंगे। कोई दिक्कत? चलिए, तो ब्लड का एक बात यहां याद रखिए, खूब पूछता है सवाल कि ब्लड का कलर जो है ना वह लाल होता है, क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का लाल रंग होता है। और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाए जाते हैं, आयरन पाए जाते हैं। तो सवाल उठता है कि सर यदि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है और ब्लड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या ब्लड जम नहीं जाते हैं, क्लॉट नहीं करते हैं? तो बाबू क्लॉट नहीं करेगा, क्योंकि ब्लड के अंदर हेपरिन होता है। और यह हेपरिन जो है ना ब्लड के अंदर ब्लड को जमने से बचा लेता है। लेकिन जैसे ही यह बाहर आता है तो बाहरी ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही हेपरिन मर जाता है और ब्लड क्लॉट कर जाती है। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड अभी बता रहे हैं, चिंता नहीं करना है। कोई दिक्कत? ध्यान से समझते चलना है बात को। तो ब्लड की लाल रंग किसके कारण होती है, तो ब्लड की लाल रंग जो है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कोई दिक्कत? चलिए, समझ में आ रही है बात? आप कंटेंट संभाल लीजिएगा, बाकी हम संभाल लेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने शुरू में बोला है कि पड़ोसी कहता है कि ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, वक्त बताएगा, ये लड़का तेरे औकात से बाहर जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, समझ में आ रही है बात? यह मार्कल जवाब देगा और कुछ नहीं। समझ में आई बात? तो ध्यान से समझते चलिए। भले ही जलने वाले की संख्या लगातार बढ़ती रहे, लेकिन
कम होने वाले की संख्या घटती रहे, लेकिन जलने वालों की संख्या जो है ना वह लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। कोई दिक्कत? यदि आप में हौसला है, कुछ हुनर है करने का, तो सफलता आपको जरूर गले लगाएगी। ठीक है, भले ही थोड़ा सा दिक्कत होगा शुरुआत में, लेकिन सफलता गले एक दिन जरूर लगाएगी। एक दिन मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन सफलता जरूर मिल जाती है। कोई दिक्कत? ध्यान से समझिए बात को। तो ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कोई दिक्कत? अगला लिख लीजिए, ब्लड का पीला रंग। पीला रंग, पीला रंग क्यों होता है? तो ब्लड का पीला रंग, ठीक है, ब्लड का पीला रंग, रक्त का पीला रंग क्यों होता है? तो यह जो है ना हेमोसील के कारण होता है, और हेमोसील में सामान्यतः प्लाज्मा पाए जाते हैं, और प्लाज्मा की क्या होती है? सामान्यतः कलर पीला होती है, इसीलिए ब्लड जो है ना वह पीला होते हैं। कोई दिक्कत? तो पीला क्यों होता है? तो पीला होता है हेमोसील के कारण, और लाल हीमोग्लोबिन के कारण। हेमोसील, कोई दिक्कत? हेमोसील के कारण क्या होता है? हेमोसील, हेमोसील के कारण क्या होता है? हेमोसील के कारण, हेमोसील के कारण ब्लड पीला होते हैं। ठीक है, ब्लड जो है ना वह पीला होते हैं, पीला होते हैं क्योंकि क्योंकि इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मा पाए जाते हैं, प्लाज्मा पाए जाते हैं जो सामान्य तौर पर इसके अंदर प्लाज्मा पाए जाते हैं जो सामान्यतः पीला होते हैं, पीला होते हैं। कोई दिक्कत? उसके बाद में पीला रंग के बाद अगला लिख लीजिए नीला रंग। ठीक है, नीला रंग यह किस में होता है? तो एग्जांपल में लिख लो, यह जो है ना बैक्टीरिया वगैरह कीड़े मकोड़े में कैसा रंग होता है ब्लड का? तो पीला रंग होता है बाबू। ठीक है, तो यह बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उसके बाद में वायरस हो गया। समझ में आई? बोलो, तो यह सबका ब्लड कैसा होता है? तो यह सबका ब्लड जो है ना वह पीला होती है। कोई दिक्कत? अगला नीला ब्लड, ठीक है, ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड क्यों होता है? तो ब्लू ब्लड जो है ना यह हीमोसाइनिन के कारण होता है ब्लू ब्लड। कोई दिक्कत? तो हीमोसाइनिन के कारण क्या होता है? ब्लू ब्लड होता है, जैसे कि कैटल फिश, और उसके बाद में और ऑक्टोपस। ठीक है, ऑक्टोपस किसके श्रेणी में आते हैं? मोलस्का की श्रेणी में आते हैं। जब हम फाइलम बताएंगे ना तो टोटल 11 फाइलम होता है, पोलीफेरा, सिलेंड्रेटा या निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्कलमेंथिस, अल्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमियोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, इनवर्टिब्रेटा। कोई दिक्कत? तो यह मोलस्का के श्रेणी में आते हैं। मोलस्का के श्रेणी में वह जीव जंतु आते हैं जो क्या होता है? उसका कवर ऊपर से सॉफ्ट होता है। कोई दिक्कत? इकाइनोडर्मेटा के श्रेणी में वह आते हैं जिसका कंकाल होता है बाहर। कोई दिक्कत? तो यह सब जब फाइलम पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे, अभी ध्यान से ब्लड को पढ़ लीजिए। कोई दिक्कत? तो ब्लड ग्रुप, ब्लू ब्लड क्यों होता है? तो हीमोसाइनिन के कारण जो है ना यह ब्लड का रंग जो है वह नीला होता है। तो लिख लो इसका नीला रंग, इसका नीला रंग, नीला रंग हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन। ठीक है, हीमोसाइनिन के कारण क्या होता है? ब्लू ब्लड होता है। तो इसका नीला रंग हीमोसाइनिन के कारण होता है, हीमोसाइनिन के कारण होता है क्योंकि क्योंकि इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर कॉपर 2+, ठीक है, इसकी वैलेंसी कितना होता है? कॉपर, कॉपर की एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो कॉपर से याद रखेंगे कप, Cu से कॉपर और Cup से कप। कप में क्या देना है? चाय, तो कप में चाय 2 ना 2 ना 2 9 2 9 29। कोई दिक्कत? तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29 होता है। केमिस्ट्री पढ़ाना और सिखाना बच्चों का खेल होता है, ध्यान से समझिए। इसका पीला, नीला, बीला लिखा गया है। ठीक है, इसका नीला रंग हीमोसाइनिन के कारण होता है क्योंकि इसके अंदर कॉपर 2, मतलब इसका लिख दिया वैलेंसी को, कोई दिक्कत? चार्ज एटम को लिख दिया है। इसके अंदर कॉपर पाया जाता है। ठीक है, कॉपर पाया जाता है, और कॉपर को क्या बोला जाता है? तो कॉपर और सल्फेट को जब मिला देंगे तो यह एडिशन रिएक्शन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दोनों में से कोई नहीं होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। कंबाइन कर लेगा, और कंबाइन कर लेगा तो क्या बना देगा? कॉपर सल्फेट बना देगा, और कॉपर सल्फेट को ही क्या कहा जाता है? नीला थोथा कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा नीला थोथा किसे कहा जाता है? तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। तो इसका नीला रंग हीमोसाइनिन के कारण होता है क्योंकि इसके अंदर कॉपर पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? पीला रंग हेमोसील के कारण होता है क्योंकि प्लाज्मा पाया जाता है, और लाल रंग ब्लड का हीमोग्लोबिन के कारण होता है क्योंकि उसके अंदर आयरन पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? अब टॉपिक लगाइए आप हेडिंग ब्लड, इसको मिटा दें। समझ में आई बात? बोलिए, ध्यान से समझते चलिए। अब हेडिंग लगाइए ब्लड। अब आते हैं ब्लड के ऊपर। ब्लड हेडिंग लगा लीजिए। अब ब्लड, ब्लड बोले तो रक्त, रुधिर, जो लिखना है लिखिए, ब्लड लिखिए, रक्त लिखिए या रुधिर लिखिए, बात बराबर है। चलो, तो ब्लड, ब्लड बोले तो इसको क्या बोलते हैं? रक्त बोलते हैं, या इसी को रुधिर कहा जाता है। कोई दिक्कत?
तो ब्लड क्या होते हैं, तो ब्लड जो है ना एक तरह का हमारा संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो करता क्या है ना, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करता है। अर्थात हमारे शरीर में ब्लड का कोई अहम रोल नहीं होता है, लेकिन यह करता क्या है कि जब हम लोग फूड पार्टिकल्स खाते हैं, अर्थात फूड खाने के बाद जो हमको एनर्जी मिलती है, जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी से, उस हार्मोन्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी में सेक्रेट करने का काम, घुमाने का काम किसका होता है, ब्लड का होता है। या सॉल्ट वगैरह, पानी वगैरह को मेंटेन कौन करता है, तो ब्लड करता है। कोई दिक्कत? और ब्लड का रंग जो है ना वह लाल होती है, यह हल्का क्षारीय होता है। इसकी नेचर कैसा होती है, तो हल्का क्षारीय होता है, बेसिक होता है, क्योंकि जब इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच स्केल पर रख करके देखा जाता है तो इसकी बेस वैल्यू जो है ना वह 7.4 आती है। और हम जानते हैं कि वैसे जिसका बेस वैल्यू 7.4 आता है वह क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं। कोई दिक्कत? 7 होता है तो न्यूट्रल होता है, और एसिडिक होता है तो 7 से नीचे आते हैं। जितना ज्यादा पीएच की वैल्यू बड़ा उतना ही अच्छा बेस होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जितना ज्यादा पीएच की वैल्यू ज्यादा तो बेस भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और यदि पीएच की वैल्यू जितना कम होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? तो यह केमिस्ट्री में कराएंगे। तो ब्लड जो है ना, रक्त जो है ना यह लाल रंग का होता है। यह सब तो बात लिख लिए। यह क्या है, तो संयोजी ऊतक है। कोई दिक्कत? संयोजी ऊतक है। सवाल पूछा हुआ है कि ब्लड जो है ना किस प्रकार का टिश्यू है। ऊतक बोले तो टिश्यू, जब सेल और सेल मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। कोई दिक्कत? टिश्यू का हमने क्लास करा दिया है। कोई दिक्कत? क्योंकि सेल और सेल मिलेगा तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम, तब जाकर के ऑर्गेनिज्म बनता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो संयोजी ऊतक बोले तो कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्यों होता है, क्योंकि यह ब्लड क्या करता है, पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। अर्थात जब हम इतना जल्दी बोल रहे हैं तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं रीजन है कि हमारा सेरिब्रम जो है ना वह कंट्रोल करके रखा हुआ है। सेरिबेलम कंट्रोल है। कोई दिक्कत? पूरे बॉडी को क्या किया है, कंट्रोल करके रखा है। सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेट, सेरिब्रम, यह सब क्या है, सब का सब कंट्रोलिंग में है। कोई दिक्कत? तभी सो खटाखट बोल रहे हैं। कोई दिक्कत? तो संयोजी ऊतक बोले तो कनेक्टिव टिश्यू। बात समझ में आ रही है? कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद में इसका काम लिख लो। इसका वर्क जो है, इसका काम सॉल्ट वाटर मेंटेन करना होता है। कोई दिक्कत? मेंटेन करना होता है। कोई दिक्कत? यह टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। यह शरीर के टेम्परेचर बोले तो तापमान, टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम करता है। नियंत्रित का मतलब होता है मेंटेनेंस। क्या हिंदी क्या इंग्लिश है, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यह शरीर के टेम्परेचर को मेंटेनेंस या नियंत्रित करने का काम करता है। कोई दिक्कत? इसकी पीएच वैल्यू लिख लो। पीएच वैल्यू कितना होता है, पीएच बोले तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। सोरेनसन नामक साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या किया था, पीएच स्केल की खोज की थी। कोई दिक्कत? तो पीएच वैल्यू कितना होता है, तो इसकी पीएच वैल्यू जो है ना वह 7.4 होता है। और 7.4 बोले तो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि इसको क्या बोलेंगे, हल्का जो है ना, हल्का हो जाएगा बेसिक। ठीक है, बेसिक बोले तो क्षारीय। कोई दिक्कत? बेसिक बोले तो क्या हो जाएगा, क्षारीय। कोई दिक्कत? जैसे कि नीम का पत्ता खाओगे तो कैसा लगता है, बेसिक लगता है। समझ में आई? करेला खाओगे तो कैसा लगेगा, तो करेला खाओगे ना, बीटर बॉड मतलब करेला होता है। गुड इंग्लिश तो पढ़ के अभी किया होगा। ठीक है, सुनो, तो यह कैसा लगता है, तो यह भी आपका बेसिक लगता है। कोई दिक्कत? खट्टा कौन लगता है, एसिड लगता है। ठीक है, तो हर एक एसिड को थोड़ी टेस्ट करोगे, तुमको टेस्ट कर देगा। कोई दिक्कत? वह एसिड को टेस्ट कर पाओगे ना जो ऑर्गेनिक होगा। मिनरल एसिड को टेस्ट थोड़ा सा करिए ना। ठीक है, कार्बोनिक एसिड को छोड़ करके आपको टेस्ट करना है तो हाइड्रोक्लोरिक को करो, सल्फ्यूरिक का करो, और नहीं तो नाइट्रिक एसिड को करो, तब समझ में आएगी। ठीक है, केमिस्ट्री में बताएंगे, धैर्य बना करके रहिए। 90 दिन हमारे साथ जीके जीएस का प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगा। पीएच वैल्यू कहाँ, पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4 होता है। और अब इस ब्लड में देखो 2 तरह के सब्सटेंस पाए जाते हैं। ब्लड के अंदर 2 तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं, तो एक होता है आपका प्लाज्मा होता है, और दूसरा जो है ना आपका ब्लड वेजल्स होता है। ठीक है, ब्लड वेजल बोल है, ब्लड प्लेटलेट्स होती है। समझ में आ रही है बात? तो एक प्लाज्मा लिख लीजिए और दूसरा जो है ब्लड कार्पोसल्स लिख लीजिए। कोई दिक्कत? तो लिख लो यहाँ पर प्लाज्मा लिख लो, PLASMA प्लाज्मा लिख लीजिए, और उसके बाद में ब्लड कार्पोसल्स लिख लो। ब्लड कार्पोसल्स, प्लाज्मा को प्लाज्मा ही बोलेंगे, इसको रुधिराणु बोलेंगे, रुधिराणु। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ब्लड कार्पोसल्स को रुधिराणु बोलेंगे। तो प्लाज्मा जो है ना, ब्लड यदि मान के चलिए 100% है, ध्यान से समझ लो, यदि ब्लड 100% है, रक्त यदि 100% है, तो प्लाज्मा इसमें 60% होगा।
ठीक है, इसका 60% होगा और ब्लड कार्पोसल्स कितना हो गया 40%। तो 40 और 60 मिलकर के कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और इस प्लाज्मा का 60% का क्या होता है, तो 60% का 90% जो है ना यह वाटर होता है, H2O होता है। यह बात को याद रखिएगा और लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा की मात्रा 60% होती है और उस प्लाज्मा के अंदर 90% जल पाए जाते हैं। कोई दिक्कत, उस प्लाज्मा के अंदर 90% क्या होते हैं, जल पाए जाते हैं। अर्थात 90% कहने का मतलब है कि कोई 60 भाग है तो 60 में से 90% इसका निकाल देंगे तो जीरो की झंझट खत्म हो जाएगी और 9 6 के 54 बन जाएगी। कोई दिक्कत, यदि आपका मैथ का प्रॉब्लम है तो मैंने मैथ का भी वीडियो अपलोड किया है परसेंटेज का और एकदम डिटेल में बताया है वहां पर भी परसेंटेज को। कोई दिक्कत, चाहे कोई भी मंजिल है, हम भी मांझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए सबको हमने बताया है, वहां पे मैथ भी पढ़ाए हैं। कोई दिक्कत, और भी अभी वीडियो अपलोड करना है उसमें, ठीक है। तो 60% है और 60% का 90% कितना निकल जाएगा 54 निकल जाएगा। अर्थात 60 भाग में से 54 भाग जल है, यही तो बात हमने लिखा है। तो 60% का 90% क्या होगा, जल होगा। कोई बच्चा सोच रहा है कि 60 है तो 90 कहां से आ जाएगा, कोई कोई का इतना मैथ खतरनाक होता है ना बाबू। 60 का 90% हम बोल रहे हैं तो 60 का 90% 54 आएगा, 9 6 के 54, बात हो गई खत्म। कोई दिक्कत, इतना परसेंटेज तो पढ़वे किया होगा। और इसमें क्या है 40% क्या है, जल है, 40% जो है ना आपका ब्लड कार्पोसल्स है। कोई दिक्कत, चलिए इसको मिटा दे और ऊपर लिखे, क्योंकि मुझे जगह की भी जरूरत है ना, तो मिटाना तो मेरा कर्तव्य है। कोई दिक्कत, चलिए समझ में आ रही है बात। जोश और जज्बा को बनाए रखिए, ध्यान से समझते चलिए, बाकी हम सिखा ही देंगे, चिंता नहीं करना है। बात नहीं बनाना है, क्वेश्चन को बनाना है, क्वेश्चन बना, बात नहीं, ठीक है। पीएच वैल्यू वगैरह मिटाल देता हूं, जिसको जरूरत ना होगा उसको क्या करें, मिटार देता हूं। चलिए मिटार दिया। अब देखो प्लाज्मा जो है ना, इस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। एक काम करें, यहां पर लिखेगा अच्छा से समझाने के लिए, चलो लिखता हूं, कोई दिक्कत, अच्छा से समझा देता हूं थोड़ा सा। चलो यहां पर क्या था, तो यहां जो है ना आपका ब्लड है और इस ब्लड के अंदर क्या पाए जाते हैं, तो ब्लड यदि 100% है तो इसमें क्या होगा, प्लाज्मा होगा। कितना, तो प्लाज्मा होगा मेरे भाई 60%, और 60% का 90% क्या होगा, तो 90% जो है H2O होगा, जल होगा। जल बोले तो पानी, नीर, जल, ठीक है। जो बोलना है बोलिए, वाटर, इंग्लिश वाले वाटर बोलेंगे, ठीक है, और केमिस्ट्री वाले H2O बोलेंगे। और भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, D2O होता है, डाइटेरियम ऑक्साइड होता है। कोई दिक्कत, जबकि नॉर्मल वाटर का क्या होता है, H2O होता है। नॉर्मल वाटर सलाइन वाटर भी बोलते हैं, तो केमिस्ट्री में बता देंगे, काहे चिंता कर रहे हो। तो प्लाज्मा हो गया, उसके बाद में ब्लड कार्पोसेल्स हो गया, ब्लड कार्पोसेल्स हो गया। तो कितना बच गया 60, यहाँ 100 में से तो 40% बच गया। मैं भी कि इतना तो कैलकुलेशन वगैरह आपको तो आ ही रही होगी, और यदि नहीं आ रहा है तो क्या करिए, फिर आप सीखिए और क्या करिएगा, ध्यान से समझते चलो बात को। चलिए अब सुनो, अब प्लाज्मा के अंदर भी क्या पाए जाते हैं, तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। तो लिख लो, प्लाज्मा के अंदर भी क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है और फाइब्रिनोजेन होता है। लिख लो, प्लाज्मा के अंदर भी क्या होते हैं, यहां पर ऐसे लिखो, प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर भी दो सब्सटेंस पाए जाते हैं। कौन कौन, तो प्रोथ्रोम्बिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, और उसके बाद में थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन होता है, और उसके बाद में दूसरा क्या होता है, तो फाइब्रिनोजेन होता है, फाइब्रिनोजेन। कोई दिक्कत, फाइब्रिनोजेन क्या करता है, ब्लड को गाढ़ा करके रखता है। ब्लड को गाढ़ा कौन करता है, तो ब्लड को गाढ़ा जो है ना, तो ब्लड को गाढ़ा करके रखता है। गाढ़ा बोले तो डार्क, मोटा, गाढ़ा करके रखता है, गाढ़ा करके रखता है। अब सुनो, जैसे ही ब्लड वगैरह चेक कराने जाते होगा ना, तो देखना डॉक्टर क्या करता है, 2 गो नली लेता है शीशा का, और ब्लड 1 बूंद 2 बूंद रख करके उसको छितराता है, उसको स्प्रीड करता है, फैलाता है। तो क्यों करता है, तो मेरे भाई वही फाइब्रिनोजेन को क्या करता है, वो अलग करता है। कोई दिक्कत, और लिक्विड फॉर्म में लाता है ताकि पतला हो जाए, इससे पता चले कि तुम्हारी ब्लड ग्रुप है कौन। उसके बाद में और भी उससे कंडीशन पता चल जाता है, ब्लड से तो सभी बात पता चल जाएगी, इसलिए ना, क्योंकि पूरे बॉडी से घूम करके आ रहा है तो पता तो है ही। समझ में आ रही है बात। अर्थात मान के चलो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं जीके जीएस, तो ऐसा थोड़ी है कि केवल बायोलॉजी का ज्ञान लेकर के और आपको बांटने चल दिए, ठीक है। केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, ज्योग्राफी का, मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश, खैर हिंदी इंग्लिश तो नहीं आता है जीके जीएस में, और मैथ नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हमने जज्बात में बोल दिया
क्या क्या का जानकारी रखना पड़ेगा, तो आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर का, उसके बाद में पॉलिटी का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न, ठीक है, इकोनॉमिक्स का, यह सब की क्या होगी जानकारी रखना पड़ेगी, तभी जाकर के आप सक्सेस कर पाइएगा, ठीक है। और जितना अच्छे लेवल की एग्जाम होती है उसमें सबसे ज्यादा कोई पूछता है तो जीके जीएस पूछता है। कोई दिक्कत, आप पीसीएस का उठा करके देख लीजिए, सिविल सर्विस का उठा करके देख लीजिए, 100 में से 90 सवाल आपका मिल जाएगा, कहां से, तो जीके जीएस से मिल जाएगी, कोई दिक्कत। चलिए, फाइब्रिनोजेन, तो फाइब्रिनोजेन ब्लड को क्या करता है, गाढ़ा करके रखता है। और उसके बाद में दूसरा इसका लिख लो, ब्लड कार्पोसेल्स, ठीक है, ब्लड कार्पोसेल्स, ब्लड कार्पोसेल्स। और ब्लड कार्पोसेल्स में क्या होते हैं, तो आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होते हैं, कोई दिक्कत। तो पहला हो गया आरबीसी, आरबीसी बोले तो रेड ब्लड कार्पोसेल्स, और दूसरा क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, और तीसरा क्या हो जाएगा, तो प्लेटलेट्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो अब हेडिंग लगा लीजिए बाबू, आरबीसी रेड ब्लड कार्पोसेल्स, कोई दिक्कत, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे लाल रक्त कणिकाएं, और डब्ल्यूबीसी को लिखेंगे व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। और प्लेटलेट्स को लिखोगे क्या, बिंबाणु, जो भी लिखना है लिखिए ना, प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही लिखिए, कोई दिक्कत। चलिए, अब तो ऐसे करके लिख देता है ऑप्शन में, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, लो पढ़ते रहो, आधा प अले अट स ले, यही तो हो गया प्लेटलेट्स। समझ में आई बात, या हिंदी की शुद्धता समझ रहे हो, करते करते हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। चलिए, इसको मिटा दें। अब इसमें आप हेडिंग लगा लीजिएगा आरबीसी, आरबीसी बोले तो रेड ब्लड कार्पोसेल्स। दिल और दिमाग को ठान करके बैठिएगा, बाकी सब हम सिखा देंगे, कोई दिक्कत। समझ में आ रही है बात, बोलो। तो हेडिंग लगा लीजिए क्या, आरबीसी, आरबीसी बोले तो रेड ब्लड कार्पोसेल्स, आरबीसी रेड ब्लड कार्पोसेल्स। जानते हो, एक बच्चा ने हमसे पूछा कि सर आपको इतना याद क्यों रहता है, तो हमने बताया ना कि तुम्हारे जैसा थोड़ी है कि बेबी ने हमारी खाना खाया कि नहीं, बेबी की बाबू, बेबू ने खाना खाया कि नहीं, बाबू हमारा क्या कर रही है, ठीक है, तो बर्तन धो रही है, उधर से कहेगा कि क्यों, तो घर पे कोई नहीं है, क्यों नहीं है, तो मम्मी बाजार गई है इसलिए मैं बर्तन धो रही हूँ। उसके बाद में मेरा बाबू क्या कर रहा है, खाना खाया कि नहीं, तो बाबू तुम्हारा पढ़ रहा है, नौकरी कब लगेगी, तो पता नहीं, उसके बाद में कब तक लगेगी, तो कहेगा पता नहीं, और उसके बाद में कहेगा कि चुपचाप सो जा, ठीक है। तो इस तरह से करने में यदि आपको फुर्सत मिलेगी तब ना, तो खैर चलिए, यह तो बात की बात है। आरबीसी, आरबीसी बोले तो रेड ब्लड कार्पोसेल्स, यह कितना होता है, तो आपका 60% होता है, ठीक है। यह जो है ना, यह किस कलर के होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती है। और यह करता क्या है ना, तो यह हमारे बॉडी में रहता है, जो मेंटेन करने का काम करता है, टेम्परेचर वगैरह को, कोई दिक्कत। इसकी संख्या लिख लो, इसकी संख्या कितना होता है, तो लिख लीजिए, इसकी संख्या, इसकी संख्या, इसकी संख्या लिख लीजिए 50 से 60 लाख होती है। इसकी संख्या 50 से 60 लाख होती है। लेकिन 50 से 60 लाख क्या पूरे बॉडी में, नो नो नो, 1 ml³ में होता है, ठीक है। 1 ml³, एक घन मिलीलीटर में कितना होता है, इसका मात्रा जो है ना, एक घन मिलीलीटर, एक घन मिलीलीटर में कितना होता है, तो 50 से 60 लाख होती है। अच्छा, आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, और इसका सेल डिवीजन नहीं होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, अर्थात इसका सेल डिवीजन नहीं होगा। जब सेल टॉपिक पढ़ा रहे थे तो यह बात को हमने बताया था, अच्छा से बताया था। तो लिस्ट में लिख लो, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित का मतलब अब्सेंट होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट इन द आरबीसी, ठीक है। लिखना है जिसको इंग्लिश में लिख सकते हो, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक बोले तो न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, तथा साथ साथ इसमें लाइसोसोम भी नहीं होते। लाइसोसोम क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को छोड़ता है और जितने मरे हुए सेल है उसको बाहर निकाल देता है, कोई दिक्कत। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। और उसके बाद में अगला लिख लो कि इसका कोशिका विभाजन, इसका कोशिका विभाजन, कोशिका बोले तो सेल डिवीजन, इसका कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। इसका कोशिका विभाजन नहीं होता है, समझ में आ रही है बात, नहीं होता है। एक नोट में लिखने वाली बात है कि लामा एवं गूट, लामा एवं गूट ऐसे दो प्राणी है जिसके आरबीसी में केंद्रक होता है। केंद्रक बोले तो न्यूक्लियस, केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है,
समझ में आ रही है बात। तो लामा एवं गुट के आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। और उसके बाद अगला लिख लो कि आरबीसी का निर्माण कहां पे होता है, तो निर्माण बोन मैरो में होता है। कोई दिक्कत, सॉरी, आरबीसी का निर्माण कहां होता है, तो बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण बोन मैरो बोले तो अस्थि मज्जा, ठीक है। अस्थि मज्जा क्या होता है, म आधा ज आ ज है, ठीक है, यह इस तरह से है अस्थि मज्जा, ठीक है। तो आरबीसी ब्लड का निर्माण कहां पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। तो आरबीसी का निर्माण बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है अस्थि मज्जा। जैसे कि मुर्गा वगैरह खाओगे तो मुर्गा खाने के बाद देखना उसका हड्डी को थोड़ा सा चबा करके, कोई दिक्कत, उसके अंदर मच्छरदानी लाइक स्ट्रक्चर लाल लाल जो है ना, वो हड्डी के अंदर, उसी को बोलते हैं हम क्या, प्लीहा, बोन मैरो बोला जाता है। बोन में खाली जगह को बोन मैरो कहा जाता है, और उसी बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। कोई दिक्कत, तो आरबीसी का निर्माण कहां पे होता है, तो बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होती है। कोई दिक्कत। और बच्चों में आरबीसी का निर्माण कहां पर होती है, जो गर्भवती महिला होती है उसका आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है, तो लीवर में होता है और स्प्लीन में होता है। और जो उसमें बच्चा पल रहता है गर्भ में ना, तो बच्चा का आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है, तो लीवर में, मेसोडर्म के अंदर होता है। इतना डीप में पूछ देगा तो विकेट गिर जाएगी। कोई दिक्कत, इसलिए ध्यान से लिख लीजिए बात को। कोई दिक्कत, तो गर्भवती महिला बोले तो प्रेग्नेंट वुमेन। कोई दिक्कत, गर्भवती महिला में आरबीसी का निर्माण प्लीहा बोले तो क्या हो जाएगा, एस्पिलीन, ठीक है। एस्पिलीन एवं लीवर बोले तो लीवर यकृत में होता है, यकृत में क्या होता है। कोई दिक्कत। जबकि जो बच्चे होते हैं गर्भ में, बच्चे जो होते हैं उसका आरबीसी कहां पर बनता है, तो लीवर में, मेसोडर्म के अंदर बनता है। ठीक लो, लिख लो। शिशु बोले तो बच्चे, शिशु कैसा शिशु, गर्भ में शिशु में आरबीसी कहां बनता है, जगह कम है इसलिए शॉर्ट लिख रहा है। आरबीसी जो है वह लीवर में बनता है, और लीवर में कहां, मेसोडर्म के अंदर, मेसोडर्म के क्या होता है, अंदर बनता है। तो लिख लीजिए इस तरह से, मेसोडर्म के क्या होता है, अंदर बनता है। तो शिशु जो है ना गर्भ में होते उसका आरबीसी कहां बनता है, मेसोडर्म के अंदर बनता है। इसका जीवन काल वगैरह पूछ देता है, और कहां पे आरबीसी का मृत्यु हो जाती है। कोई दिक्कत, तो लिख लो, सभी लिख लो। जो भी सवाल पूछे बस परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना है, बात खत्म, चाहे एग्जाम किसी लेवल का हो, ठीक है। बस जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। और एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कोई दिक्कत, ध्यान से समझते चलिए, बात को पूरा मिटा दे। चलिए, समझ में आ रही है तो अच्छी बात, नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, रिप्लाई जरूर देंगे। कोई दिक्कत। चलिए, लेकिन पढ़िए, किसी तरह से सीखिए। कोई दिक्कत, जितना पेड बैच में नहीं पढ़ाता हूं ना, उतना यहाँ पे पढ़ा रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई दिक्कत, इसलिए ध्यान से समझिए बात को। आरबीसी, उसके बाद में अगला लिख लीजिए, आरबीसी का मृत्यु कहां पर होता है, स्प्लीन में होता है, प्लीहा में होता है। इसीलिए आरबीसी को कब्रगाह कहा जाता है। स्प्लीन को क्या कहा जाता है, कब्रगाह कहा जाता है आरबीसी का। कोई दिक्कत। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। स्प्लीन बोले तो तिल्ली, प्लीहा, जो लिखना है लिखिए, ठीक है। तो आरबीसी की मृत्यु बोले तो डेथ, आरबीसी की मृत्यु प्लीहा बोले तो स्प्लीन में होता है, स्प्लीन में होता है। इसलिए आरबीसी को, इसलिए प्लीहा स्प्लीन में होता है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। कोई दिक्कत, कब्रगाह कहते हैं। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। कोई दिक्कत। और ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो ब्लड बैंक जो है ना वह स्प्लीन को ही कहा जाता है। और यह कहां पे होते हैं मेरे भाई, मेरे बाबू, यह आरबीसी जो है ना जहां पर मरता है, कब्रगाह जहां है, वह कहां पर है हमारे बॉडी में, तो जो हमारा पेट है, स्टोमक है, एब्डोमेन है, जो बोलना है बोलिए, उसके जस्ट नीचे होता है स्प्लीन। अर्थात बाएं साइड कोई चाकू मारेगा तो तुरंत चल जाओगे, दाहिना साइड मार देगा तो बच जाओगे, क्योंकि दाहिना साइड लीवर होता है और लीवर अपने आप को रीजनरेट करता है।
70% लीवर कट जाने के बाद भी अपने आप को पुनः क्या कर लेता है, जन्म ले लेता है, कोई दिक्कत। तो रीजनरेशन की पावर हमारे बॉडी के अंदर किस भाग को होती है, किस ग्रंथि को होता है, भाग नहीं पूछेगा, किस ग्रंथि की भगवान ने मैक्सिमम पावर दिया है रीजनरेशन का, लीवर का दिया है, कोई दिक्कत। लीवर का दिया है, जीभ नहीं होगा, बात ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत। सुनते चलो। ब्लड बैंक एस्प्लीन को कहा जाता है, कोई दिक्कत। एस्प्लीन, ब्लड बैंक एस्प्लीन को कहा जाता है। क्या हम ब्रैकेट डाल रहे हैं, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, एस्प्लीन को शायद से हिंदी लिखने के लिए कर रहे थे। प्लीहा, कोई दिक्कत, इसी को क्या बोलेंगे, प्लीहा बोलेंगे। और नोट में एक बात लिख लो, क्या लिखोगे तो नोट में एक बात लिख लेना कि सोते समय आरबीसी जो है ना वह 30% घट जाती है, और हम लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं तो 40% आरबीसी बढ़ जाता है, कोई दिक्कत। समझिए बात को। अर्थात एनर्जी के लिए क्या चाहिए, आरबीसी बढ़ना चाहिए, और एनर्जी लो करने के लिए आरबीसी घटना चाहिए। तो सूतोगे ना, सोवत है जो खोवत है, ठीक है, जागत है सो जो पावत है। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझते चलो बात को। आज रात 11 बजे हम जो है ना यह वीडियो को जब अपलोड कर रहे हैं तो ध्यान से समझिए, इतना जोश के साथ तो ऐसा नहीं है ना कि इतना मतलब जोश में और बेवजह बोल रहे हैं, कोई दिक्कत। तो जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है से खोवत है। ध्यान से समझिए बात को। यदि सफल होना है तो नींद चैन सबको त्यागना पड़ेगा, समझ में आई बात। चलिए, तो ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। लिखना है तो लिख लीजिए। यदि हम लोग सोते हैं तो आरबीसी 40% घट जाता है, आरबीसी की मात्रा 40% घट जाती है, और जब हम लोग ऊंचे स्थान जैसे कि पर्वत पे चढ़ते हैं तो आरबीसी 40% बढ़ जाता है, कोई दिक्कत। अब एक बात को याद रखिएगा, जैसे कि सुनो, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना होता है, तो लिख लो 100 ml, 100 ml बोल रहे हैं, लीटर नहीं बोल रहे हैं। 100 ml आरबीसी में, 100 ml आरबीसी में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 से 15 ग्राम, 13 से 15 ग्राम आता है, ठीक है, आता है, कोई दिक्कत। यदि इसके बीच में है हीमोग्लोबिन, देखिएगा जब ब्लड चेक कराइएगा ना तो रिपोर्ट पर लिखता है कि ब्लड की ग्रुप, पेशेंट का नाम, कोई दिक्कत, जगह, स्थान, उसके बाद में यदि शादी हो गई है तो यदि जिसकी प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई है उसके, समझ रहे हो ना, उसके पति का नाम रहेगा तो रहेगा, उसके पति का नाम रहेगा, और जिसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है उसके बाबूजी का नाम रहेगा, कोई दिक्कत। समझ में आई बात। और हम सब के बाबूजी का रहेगा, ऐसा ना कि पत्नी के नाम रहेगी। ध्यान से सुनो बात को। तो 13 और 15 ग्राम आता है 100 ml आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना आता है, 13 से 15 ग्राम आती है। अर्थात इससे कम होगा जिसका 12.5 है। तो कहेगा डॉक्टर ना कि थोड़ा सा ब्लड की कमी है, आप थोड़ा पौष्टिक आहार लीजिए, सोयाबीन वगैरह खाइए, हरा सब्जी खाइए, कोई दिक्कत। सुबह में टहलिए, दूध लीजिए, क्योंकि दूध में सभी तरह का विटामिन पाया जाता है, सभी तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन सब पाया जाता है। इसीलिए डॉक्टर साहब कहते हैं कि दूध पियो, कोई दिक्कत। चलिए, तो 100 ml आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 से 15 ग्राम होती है। अर्थात इससे जिसके बीच में होता है, तो इसके जिसके बीच में होता है वह एनर्जेटिक होता है, हमारे तरह एकदम एनर्जी से भरा रहेगा, कोई दिक्कत। इतना बोलेगा थकेगा ही नहीं, कोई दिक्कत है, समझ में आ रही है बात। अर्थात 13 से ज्यादा आरबीसी का मात्रा आ जाएगा ग्राम ना। 100 ml ब्लड में यदि 13 से 15 ग्राम के बीच में आरबीसी आता है तो क्या हो जाएगा, आप एनर्जेटिक रहिएगा, हरदम अच्छा महसूस करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे आराम से कोई मुंह फुला करके महिला बैठी, अर्थात इसका अर्थ है ना कि उसकी हीमोग्लोबिन ऑलरेडी कम है, मार दोगे तो दांत लग जाएगा। समझ में आई बात, हीमोग्लोबिन ऑलरेडी उसका कम है। ध्यान से समझते चलो बात को, मारना नहीं है, महिला को मारा नहीं जाता है, ठीक है, ध्यान से समझिए बात को। उसके बाद में अगला, अब क्या लिखेंगे, अच्छा ब्लड कितना होता है हमारे शरीर में, ब्लड की मात्रा कितना होती है। तो ह्यूमन जो है ना, व्यक्ति जो है, उसमें ब्लड की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, जबकि महिलाओं में 4 से 5 लीटर होता है। कहने का अर्थ है ना कि महिलाएं के अंदर 1 लीटर ब्लड ऑलरेडी कम है जी, समझ रहे हो। पुरुषों की अपेक्षा महिला में 1 लीटर ब्लड ऑलरेडी कम है। ब्लड का अहम रोल ऐसा नहीं होता है हमारे बॉडी में, केवल यह होता है शरीर को मेंटेन करने का काम करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, एक जगह से दूसरे जगह हार्मोन्स वगैरह को फ्लो करा करके ले जाएगा, ठीक है। तो यही तो ब्लड की रोल होती है हमारे शरीर में, कोई दिक्कत। अच्छा ब्लड नहीं रहेगा तो चल जाओगे, ठीक है, इसलिए चल जाओगे कि हार्मोन्स वगैरह, इंफॉर्मेशन वगैरह कोई ले ही करके नहीं आएगा, तो कहां से रहेगा कोई जीवित। समझ में आई बात। तो चलिए लिख लीजिए, आरबीसी मतलब ब्लड की मात्रा, ब्लड की मात्रा, ब्लड की मात्रा व्यक्ति में, व्यक्ति बोले तो क्या, मेल लिख दे, ब्लड की मात्रा मेल, मेल बोले तो क्या हो जाएगा, हो मेल बोले तो मानव, मानव में दोनों आ जाता है, नर चाहे मादा, यहां पर लिख लो नर, कोई दिक्कत बात है, उसका आधा, कोई दिक्कत। ब्लड की मात्रा मेल, नर में 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर होती है,
होती है या होता है जबकि जबकि फीमेल फीमेल बोले तो मादा, ठीक है, मादा में ब्लड की मात्रा ब्लड की मात्रा ब्लड की मात्रा 4 से 5 लीटर होता है, 4 से 5 लीटर होता है। कोई दिक्कत? 4 से 5 लीटर क्या होता है? तो ब्लड की मात्रा मेल नर में कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है, जबकि फीमेल में ब्लड की मात्रा 4 से 5 लीटर होती है। कोई दिक्कत? अब ब्लड यहां पर आरबीसी खत्म होता है, अब डब्ल्यूबीसी स्टार्ट होता है। जीवन काल छोड़ दिए, मेन तो छोड़ दिए, जीवन काल कितना होता है खूब पूछता है रेलवे एनटीपीसी में, यह सवाल कई बार रिपीटेड है, ठीक है, कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन होते हैं। लिख लो, ठीक है। पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे, गाना जो है ना फेमस हो गया है ना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे, यही सवाल है ना, कि पता नहीं किस रूप में आके क्वेश्चन टपक जाएंगे। कोई दिक्कत? और आप छोड़ करके चलाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो आरबीसी का जीवन काल जीवन काल बोले तो औसत जीवन काल की बोल रहे हैं, औसत जीवन काल, औसत बोले तो एवरेज लाइफ, ठीक है। औसत जीवन काल 120 दिन तक होता है, 20 से 120 दिन लिख लो, 20 से 120 दिन तक होता है, 20 से 120 दिन तक होता है। और एक नोट में बात लिखो, तो लिखना है तो लिख लीजिए, आरबीसी जब मतलब ब्लड को निकाला जाता है ना, तो ब्लड को निकाला जाता है तो कितने डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है? 30 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर इसको कंटेन करके रखा जाता है। लिख लो, लिखना है तो। निकाले गए ब्लड को, निकाले गए मतलब शरीर से निकाले गए, ऐसे लिखो, शरीर से निकाले गए ब्लड को, शरीर से निकाले गए ब्लड को सुरक्षित रखने के लिए 30 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान की आवश्यकता होती है। कोई दिक्कत? आवश्यकता होती है। समझ में आ रही है बात? कितना टेम्परेचर की आवश्यकता होती है सुरक्षित रखने के लिए? तो 30 डिग्री फ़ारेनहाइट की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और उसके बाद में एक बात और याद रखिएगा कि कभी कभी ब्लड वगैरह चेक कराने जाइएगा ना, तो सवाल उठता है कि यहाँ पे आपका ब्लड चेक नहीं होगा। कोई दिक्कत? तो ब्लड में क्या मिलाया जाता है? तो सोडियम ऑक्जिलेट या तो पोटासियम ऑक्जिलेट मिलाया जाता है। कोई दिक्कत? तो ब्लड को जमने से बचाने के लिए ब्लड में या तो सोडियम ऑक्जिलेट मिलाते हैं या पोटासियम ऑक्जिलेट मिलाते हैं। कोई दिक्कत? तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं? सोडियम ऑक्जिलेट और पोटासियम ऑक्जिलेट को मिला करके और तब देश के बाहर भेजते हैं, और आपकी क्या होती है? ब्लड की जांच होती है। इसीलिए तो कॉस्टली आता है उसका जांच। समझ में आई बात? यदि वैसा देश जिसमें ब्लड की जांच ना होती है, ठीक है, मतलब ब्लड का वैसे सैंपल जिसका कोई जांच नहीं होता है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है? उसके सैंपल ब्लड को लेकर के बाहर भेज दिया जाता है। तो बाहर भेजेगा तो ब्लड ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जम जाएगा, और जम जाएगा तो दिक्कतें हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो दिक्कत हो जाएगी, तब तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए जो है ना डॉक्टर साहब सोडियम ऑक्जिलेट या पोटासियम ऑक्जिलेट करके मिला देते हैं। कोई दिक्कत? तो ब्लड को जमने से बचाने के लिए उसमें सोडियम ऑक्जिलेट या पोटासियम ऑक्जिलेट मिलाया जाता है। लिख लो, पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे। आरबीसी से हमने रगड़ दिया इतना कंसेप्ट को। अब आरबीसी कहीं से पूछे, कोई भी एग्जाम में, हमारा पढ़ाया हुआ में से एकदम तय है कि रहेगा ही रहेगा, चाहे जिस लेवल का एग्जाम ले लीजिए। कोई दिक्कत? ध्यान से समझिए बात को, कंसेप्ट को पढ़ना होता है, इसे जिक के रटने से नहीं होती है। कंसेप्ट से एक बार पढ़ लीजिए, बात खत्म। तो लिख लो, यहां पे या लिखवा देता हूं कि ब्लड को जमने से बचाने के लिए उसमें सोडियम ऑक्जिलेट या पोटासियम ऑक्जिलेट मिलाया जाता है। चलिए लिख देता हूं, लिख दे तो चलो लिख देता हूं नोट में। क्या लिखूं? ब्लड को जमने से बचाने के लिए, इसमें सोडियम ऑक्जिलेट या पोटेशियम सोडियम ऑक्जिलेट या पोटेशियम ऑक्जिलेट मिलाते हैं। अच्छा, क्यों मिलाते हैं? क्योंकि यह हाईली रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होता है। कोई दिक्कत? रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम और पोटासियम सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर पोटासियम होता है, तब उसके जस्ट नीचे सोडियम होते हैं। लिख लो। और यही कारण है ना कि इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि इसको केरोसिन ऑयल में डुबा करके रखा जाता है।
यह सॉफ्ट मेटल होते हैं जिसे चाकू से काटा जाता है, यह केमिस्ट्री में बताएंगे। सवाल आया हुआ है कि वह दो ऐसे धातु का नाम बताओ जिसे चाकू से काटा जा सके। तो सोडियम एंड पोटासियम, यह सॉफ्ट होता है, कोई दिक्कत हो, इसको आराम से चाकू से काट देते हैं पाव रोटी की तरह, कोई दिक्कत। तो सोडियम ऑक्जिलेट या पोटासियम ऑक्जिलेट को क्यों मिलाते हैं? क्योंकि यह हाईली रिएक्टिव होता है। और अब हेडिंग लगाइए मेरे भाई WBC। WBC बोले तो क्या हो जाएगा? व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, और हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए श्वेत रक्त कणिकाएं, कोई दिक्कत। तो WBC का मतलब होता है व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। यह बात बताओ RBC किसे किसे नहीं समझ में आया? जो नहीं आया वह पीछे रिकैप करके देखेगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछेगा, कोई दिक्कत। चलिए, WBC व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, व्हाइट ब्लड क्या हो जाएंगे? कार्पोसेल्स हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? श्वेत रक्त कणिका लिख लो, श्वेत बोले तो उजला, ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं हो जाएगा, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। अब सुनो, इसका काम क्या होता है? यह बीमारियों से लड़ने का काम करता है। अर्थात कभी कभी देखोगे ना तो आप जो है ना क्या हो जाते हैं, आप बिना दवा के ही ठीक हो जाते हैं। जैसे कि सर्दी हुआ, खांसी हुआ तो क्या हो जाओगे? बिना दवा के ही तुम ठीक हो जाओगे। तो यह कभी गौर किए हो कि आखिरकार बिना दवा के हम क्यों ठीक हो गए? तो इसलिए ठीक हो गए कि मेरे भाई, मेरे ब्लड के अंदर WBC पाया जाता है, और यही WBC करता क्या है ना, बीमारियों का भक्षण कर देता है, खा जाता है और बॉडी को सुरक्षित कर देता है, कोई दिक्कत। तो बीमारियों के भक्षण कौन करता है? तो बीमारियों के भक्षण जो है ना वह WBC करता है। WBC के अंदर कौन? लिम्फोसाइट करता है, कोई दिक्कत। और लिम्फोसाइट के अंदर भी कौन? तो T सेल करता है। चलिए, WBC का भी ऑपरेशन कर देता हूं, जिस तरह से RBC का किया हूं उसी तरह से WBC का भी ऑपरेशन करता हूं, उसी तरह से प्लेटलेट्स का ऑपरेशन करूंगा, और तब जाकर के ब्लड को पूरा ऑपरेशन कर देंगे कि ब्लड से फाइब्रिनोजन निकाल देंगे, प्रोथ्रोम्बिन निकाल देंगे, प्लाज्मा निकाल देंगे, कार्पोसेल्स निकाल देंगे। तो क्या क्या बचेगा? कोई दिक्कत। डॉक्टर नहीं बनाना है, लेकिन एक्चुअल बात सभी बता देना है, कोई दिक्कत। ध्यान से समझते चलिए बात को। व्हाइट ब्लड कार्पोसेल, श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं लिख लिए। तो लिख लीजिए, इसका काम यह हमारे बॉडी को, हमारे शरीर बोले तो बॉडी, या हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है, सुरक्षित रखता है। इसलिए इसे शरीर का वीर सिपाही कहते हैं। इसलिए इसे शरीर का क्या कहते हैं? वीर सिपाही कहते हैं। इसलिए इसे शरीर का वीर सिपाही कहते हैं। तो हमारे शरीर का वीर सिपाही कौन होता है? तो हमारे शरीर का वीर सिपाही हमारा WBC होता है, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स होता है। समझ में आ रही है बात? इसकी संख्या लिख लो, खूब पूछता है, ठीक है। इसकी संख्या जिस तरह से पॉलिटी में जोश के साथ पढ़ा रहे हैं, उसी तरह से बायोलॉजी को भी बता रहे हैं, और फिर उसी तरह से जैसे उधर पॉलिटी खत्म होगा तो हिस्ट्री को भी उसी तरह से पढ़ाएंगे जिस जोश में अभी पढ़ा रहा हूं मैं। 90 दिन मैं शपथ लेता हूं कि इसी जोश के साथ 90 दिन मिलूंगा आपके साथ। आप जो है ना, एक हाथ हम देंगे और दूसरा हाथ आप दीजिएगा, तब जाकर के दोनों मिल जाएगी और ताली बज जाएगा, कोई दिक्कत। और कोई भी मंजिल जो है ना पहाड़ नहीं लगेगी। यदि मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी है, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दिल में जज्बा है, ठीक है, तो कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो बिल्कुल आपको सफलता जो है ना वह गले लगाएगी। क्योंकि सफलता विद्यार्थी जो है ना वह टॉपर नहीं रचते हैं, कुछ सनकी रचते हैं, ठीक है। क्योंकि भेजा जब सटक जाता है ना तो कोई मंजिल जो है ना वह दूर नहीं होती है। ध्यान से समझिए बात को। तो इसकी संख्या 8 से 9,000 होती है, 8 से 9,000 तक होता है, ठीक है। 8 से 9,000 तक क्या होता है? इसकी जीवन काल कितना होता है? तो जीवन काल जो है ना, सुनो, जीवन काल कितना होता है? तो 3 से 4 दिन होता है। लिख लो 4 से 5 दिन, जो ऑप्शन में आता है वही लिख दिया। 4 से 5 दिन होते हैं। इसका जीवन काल कितना होता है? तो 4 से 5 दिन होता है। समझ में आई बात? जीवन काल 4 से 5 दिन तक होता है। उसके बाद में इसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो इसका निर्माण जो है ना वह होता है आपका प्लीहा है। इसका निर्माण जो है प्लीहा में होता है। उसके बाद में प्लीहा बोले तो स्प्लीन में होता है, लिम्फ नोड में होता है, और बोन मैरो में होता है। तो अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और लीवर में भी देखने को इसका क्या है, मिलता है। कोई दिक्कत? तो लिख लो, इसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो निर्माण जो है इसका होता है बोन मैरो में होता है, लीवर में होता है। बोन मैरो का मतलब अस्थि मज्जा, लीवर मतलब होता है यकृत,
तो बोन मैरो हो गया, लीवर हो गया, और उसके बाद में अगला क्या लिखेगा, बोन मैरो और लिम्फ नोड, लिम्फ नोड, ठीक है, लिम्फ नोड में होता है, समझ में आई बात। और इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है, इसका मृत्यु जो है ना, लिख लो कहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर लिखिए मृत्यु, मृत्यु कहाँ पर होता है, डेथ जो है ना वह ब्लड में ही हो जाता है। डेथ कहाँ पे होता है, तो ब्लड में ही, ठीक है, ब्लड में ही क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है। तो लिख लीजिए इसकी मृत्यु जो है ना वह ब्लड में ही हो जाता है। अब सुनो, इसको वीर सिपाही क्यों कहा जाता है, तो नोट में बात डाल करके लिख लीजिएगा, तब तक पानी पी ले, 1 मिनट बना रहिएगा। चलिए मिटार दे, चलो मिटार देता हूं। समझ में आ रही है बात तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। चलिए अब नोट में कुछ बात लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा, तो लिख लो जो बात बोल रहे हैं उसको नोट में लिख लीजिए कि WBC के अंदर, WBC के अंदर अंदर 30 से 40%, 30 से 40% लिम्फोसाइट पाया जाता है। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट पाया जाता है, पाया जाता है जो बीमारी से लड़ता है, जो बीमारी से लड़ती है, ठीक है, बीमारी से क्या होती है, लड़ती है, कोई दिक्कत, बीमारी से लड़ती है, सॉरी सुनो, बीमारी से क्या होता है, लड़ती है। अच्छा, यदि हमारे बॉडी में WBC का बनना बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ल्यूकोमिया हो जाएगी, ब्लड कैंसर हो जाएगा। तो ध्यान से लिख लो इस बात को, यदि हमारे शरीर में, यदि हमारे शरीर में WBC निर्माण, WBC का निर्माण बंद हो जाएगा, WBC का निर्माण बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा तो ल्यूकोमिया, ठीक है, ल्यूकोमिया, ल्यूकोमिया, ल्यूकोमिया बोले तो ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर क्या हो जाएगी, हो जाएगी, बंद हो जाएगा तो ल्यूकोमिया हो जाएगा, ठीक है, ल्यूकोमिया हो जाएगा। कैंसर क्या होता है, कैंसर क्या होता है बताएंगे ऐसे डिजीज में, लेकिन समझ लो कैंसर कहने का मतलब है ना कि इसमें सेल डिवीजन जो है ना वह मैक्सिमम होने लगती है। जैसे कि मान के चलो कि हमको कोई मारा, हमको कौन मारेगा, थोड़ा सा मार के दिखा दे, ठीक है, उसके बाद हम दिखा देते हैं, ध्यान से समझते चलो बात को, कोई दिक्कत। तो जैसे कि मान करके चलिए कि कोई किसी को मारा, ठीक है, और कोई किसी को मारा तो मारने के बाद उसका जाहिर सी बात है कि जिस स्थान पे चोट लगेगी वहां सेल डिवीजन होगा, और जब सेल डिवीजन होगा तो हमारी बॉडी जो है ना उस सेल को भक्षण करके बाहर निकाल देगी, मरा हुआ सेल को, और नया डिवीजन कर देगा। तो यदि 300 सेल मर गया तो 300 के बदले बॉडी 500 बना ले, 250 बना ले तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ससुर के 300 के बजाय 3 करोड़ बना दिया और बनाते ही जा रहा है तो दिक्कत है, ठीक है। तो क्या करते हैं ना, तो कि गामा रे के मदद से उस सेल को मारा जाता है खटाक से, और जब सेल के मारा जाता है ना थेरेपी के द्वारा, अब जैसे ही सेल को मारा जाएगा तो क्या हो जाएंगे, यहाँ से ब्लड, यहाँ से कैंसर की क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। मतलब क्या, कैंसर तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ज्यादा से ज्यादा सेल डिवीजन करने के कारण, ज्यादा सेल डिवीजन करेगा और भी करते जा रहा है। तो इसमें सेल डिवीजन ना करे, जिसके चलते क्या किया जाता है, गामा रे की मदद से इसको मार दिया जाता है, कोई दिक्कत, गामा रे की मदद से मार दिया जाता है। लेकिन जिसको कैंसर होता है ना, तो सबसे पहले देखना उसका जो है ना बाल जो है ना वह उड़ने लगती है। क्यों, क्योंकि जब गामा रे से मारेगा ना तो वैसे सेल भी मर जाएगा जो बाल बनाता है, कोई दिक्कत, और बाल जो है सीधे निकल जाएगा, ऊपर का जो बाल है टकला का, कोई दिक्कत। आई थी मेरे महज पे दीप जलाने, बचा हुआ तेल भी उठा करके ले गई टकले पे लगाने के लिए, कोई दिक्कत। खैर चलिए, यह तो बात की बात है। यदि हमारे शरीर में WBC का निर्माण बंद हो जाएगा तो ल्यूकोमिया हो जाएगी, कोई दिक्कत, ल्यूकोमिया हो जाएगा। अगला लिख लो, WBC के बाद और क्या लिखिएगा, इसका प्रकार होता है, सुनो, WBC भी 2 तरह के होते हैं, ऐसे लिख लो, WBC 2 तरह के होते हैं, कोई दिक्कत। कौन कौन होता है, ग्रेनुलोसाइट्स होता है और अग्रेनुलोसाइट्स होता है। WBC का ऑपरेशन करे चला, ग्रेनुलोसाइट, GRAUN, ग्रेनुलोसाइट्स, और उसके बाद में दूसरा होता है अग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट्स, और दूसरा हो गया अग्रेनुलोसाइट्स,
साइट्स। कोई दिक्कत? एक बात बताए, हमको बायोलॉजी से दूर दूर तक नाता नहीं है। कोई दिक्कत तो बताओ, जिस सब्जेक्ट से मुझे दूर दूर तक नाता नहीं है उसका मैं जब ऑपरेशन कर सकता हूं, तो जिस सब्जेक्ट से नाता है तो बताओ कि उसको किस तरह से ऑपरेशन कर सकता हूं। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है। कोई दिक्कत? ध्यान से समझिए बात को, फिजिक्स, उसके बाद में केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ध्यान से समझिए बात को और लिखते चलिए। तो ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट अपनी जानकारी शेयर करनी नहीं है, लेकिन उस बात को बताएंगे जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम पूछा जाता है। कोई दिक्कत? तो ग्रेनुलोसाइट्स हो गया और अग्रेनुलोसाइट्स हो गया। ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन आते हैं? तो एक आता है बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इओसाइनोफिल्स। लिख लीजिए, बेसोफिल्स, बेसोफिल्स, बेसोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया। दूसरा न्यूट्रोफिल्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स हो गया। और उसके बाद में इओसाइनोफिल्स होगा, इओसाइनोफिल्स होगा, इओसाइनोफिल्स होगा। ठीक है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इओसाइनोफिल्स। और उसके बाद में अग्रेनुलोसाइट्स का क्या होता है? तो मोनोसाइट होता है, मोनोसाइट होता है। और दूसरा जो है ना वह लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट होता है। कोई दिक्कत? तो क्या हो गया? एक हो गया बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और उसके बाद में अगला क्या लिखिएगा? तो अगला मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, यह सब करता क्या है? तो यह जो है ना, यह बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है। कोई दिक्कत? तो बैक्टीरिया का भक्षण कौन करता है हमारे शरीर में? डब्ल्यूबीसी करता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी में कौन करता है? तो ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं कौन कौन? बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इओसाइनोफिल्स। कोई दिक्कत? तो यह बैक्टीरिया का भक्षण करता है। बैक्टीरिया बोल रहे हैं, बैक्टीरिया, यह बैक्टीरिया का भक्षण करता है। भक्षण का मतलब खाता है, भक्षण करता है। कोई दिक्कत? और उसके बाद में मोनोसाइट, मोनोसाइट जो है ना यह इसमें क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। कोई दिक्कत? और लिम्फोसाइट का भी दो प्रकार होता है, एक होता है आपका बी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्या होता है? यह भक्षण कर लेता है लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या करता है? भक्षण करता है कि निकालता है? टी लिम्फोसाइट भक्षण करता है और बी लिम्फोसाइट बाहर निकाल देता है मरा हुआ सेल को। ठीक है, तो इसका काम होता है भक्षण करना। ठीक है, किसका भक्षण करना? बीमारी को भक्षण करना। और इसका काम क्या होता है? बैक्टीरिया को भक्षण करना। यह किसको भक्षण करेगा? बीमारी को भक्षण करेगा। जैसे बिना दवा लिए हुए जब तुमको खांसी हो जाती है और सर्दी हो जाती है, ठीक है, टेक्सिमो और सुमो कोल्ड आता है, यह सर्दी और खांसी की दवा है जी। कोई दिक्कत? कफ क्लियर, गल्फा ड्रिल, यह सब क्या होता है? कफ क्लियर हो गया, गल्फा ड्रिल हो गया, यह सब सिरप है जो खांसी में लिया जाता है। टेक्सिमो ओ सुमो कोल्ड सर्दी खांसी की टैबलेट है। कोई दिक्कत? अल्बेंडाजोन कीड़ा मरने की दवा है। ध्यान से समझ लीजिए बात। एंटासिड क्या है? गैस की दवा है। ओमप्रोजल गैस की दवा है। ठीक है, तो लास्ट में लिखा देंगे एनाल्जेसिक दवा में कौन कौन आते हैं। जैसे पैरासीटामोल जो है ना आपका क्या है? एंटीबायोटिक है आपका। यह क्या कर जाएगा? सिर दर्द वगैरह मतलब कि दर्द में भी काम करेगा और बुखार में भी काम करेगा। कॉन्फ्लेम यह जो है ना, और उसके बाद में डोलो 650 mg, डोलो आपका 650 लीजिए, 500 लीजिए, जो लेना है लीजिए, यह बुखार की दवा है। कोई दिक्कत? अभी बताते हैं, डेंगू में डोलो 650 mg ही लिया जाता है, हाई बुखार हो जाते हैं। कोई दिक्कत? ध्यान से समझिए बात को। तो बीमारी होता है भक्षण, भक्षण मतलब बीमारी को क्या करता है? भक्षण कर देता है, खा लेता है। और बी क्या कर देता है? इसको बाहर निकाल देता है। तो लिख लो, बाहर निकालता है, बाहर निकालता है। समझ में आ रही है बात? बाहर कर देता है, क्या? निकाल देता है। और एक नोट में बात लिखो, इसको मिटा दे। चलिए इसको मिटा रहे, 1 2 3 मिटा दिए। चलिए डब्ल्यूबीसी से एकदम पूरे ऑपरेशन कर दिए, कहीं से सवाल पूछे बस बन जाएगा, बात खत्म। कोई दिक्कत? जिस तरह से आरबीसी का ऑपरेशन किए उसी तरह से डब्ल्यूबीसी का भी ऑपरेशन किए। चलिए उसके बाद में मोनोसाइट बड़ा होता है, लिम्फोसाइट भी क्या होता है? यह बीमारियों को खाता है और भक्षण करके बाहर निकालता है। अब एक नोट में बात लिखो, अभी जो है ना एक डिस्कवर हुआ है कार टी सेल का। ठीक है, कार टी सेल यह क्या है? तो कार का मतलब क्या होता है? कार मतलब गाड़ी नहीं होता है, क्यूमेरिक एंटीजन रिसेप्टर होता है। लिख लो, क्यूमेरिक, क्यूमेरिक, क्यूमेरिक एंटीजन, एंटीजन, क्यूमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर यह है क्या? सुनो, अभी फिलहाल में 10-12 दिन पहले का न्यूज बता रहे हैं। कोई दिक्कत? यह कार टी सेल का डिस्कवर हुआ, अर्थात जो है अब ब्लड कैंसर का प्रयोग जो है ना, अर्थात ब्लड कैंसर की क्या हो सकती है? इलाज हो सकती है कार टी सेल की मदद से। कोई दिक्कत? इसके अंदर का टी सेल को क्या कर लिया जाएगा? निकाल लिया जाएगा और उसके बाद में इंजेक्शन को लगाया जाएगा, जिससे ब्लड कैंसर जो है ना ठीक हो जाएगी। यह सफल परीक्षण किया गया है। कोई दिक्कत? तो कार टी सेल क्या है? क्यूमेरिक एंटीजन रिसेप्टर क्या है? इससे ब्लड कैंसर,
ब्लड कैंसर ठीक हो सकते हैं, इससे ब्लड कैंसर ठीक हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, कोई दिक्कत, इससे ब्लड कैंसर क्या हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, क्योंकि टी सेल क्या करता है, बीमारियों से लड़ने का काम करता है ना, देख रहे हो, बीमारी के भक्षण करता है। कोई दिक्कत, सबसे ज्यादा जो है ना सर्वाधिक किसका पेशेंट मिलता है जी कैंसर में, लंग्स का कैंसर का मिलता है। सर्वाधिक पेशेंट दुनिया में किसका है, तो नोट में लिख लीजिए, सर्वाधिक पेशेंट, रोगी बोल लीजिए, सर्वाधिक रोगी कैंसर के माध्यम में, सर्वाधिक रोगी कैंसर से संबंधित, कैंसर होता है, कैंसर से संबंधित, कैंसर से संबंधित लंग्स कैंसर के है सर, कैंसर से संबंधित लंग्स कैंसर, लंग्स बोले तो फेफड़े का कैंसर, लंग्स कैंसर से है, ठीक है, लंग्स कैंसर से है, कोई दिक्कत। और एक होता है, नोट में बात लिख लो, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, यह क्या होता है, तो यह जो है ना, ये जो यूटेरस होते हैं उसके पास जो कैंसर, सर्वाइकल कैंसर बोला जाता है, लिख लीजिए, मिटा दे इसको, यह सब बात पूछ देगा ना तो फिर नहीं बनेगी। अभी जो है ना ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण यह होता है, लिख लीजिए सर्वाइकल कैंसर, कैंसर जब आ ही गया तो कैंसर का भी ऑपरेशन करो, कोई दिक्कत। चलिए अगला, पहला लिख लो, दूसरा बात लिख लीजिए, सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल, सर्वाइकल, सर्वाइकल कैंसर, यह क्या है, सर्वाइकल कैंसर, तो सर्वाइकल कैंसर जो है ना, यह यूटेरस के पास की कैंसर है, कोई दिक्कत, यह जो है ना, जो बचिया होती है 15 साल से नीचे, उसको यह कैंसर देखा जाता है, और उसके लिए क्या आ गया, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है, और कार्बिक्स करके क्या आ गया है, दवा आ गई है, इंजेक्शन आ गया है, कोई दिक्कत, तो इंजेक्शन दिया जाता है। तो सर्वाइकल कैंसर, यह यूटेरस, यूटेरस, यूटेरस या कार्बिक्स लिखो, यह कार्बिक्स के पास का कैंसर है, कैंसर है, और यह किससे होता है, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV, तो लिख लो ह्यूमन, ह्यूमन पेपिलोमा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, कोई दिक्कत, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से क्या होता है, तो सर्वाइकल कैंसर होती है। मेडिसिन नेम लिख लीजिए, मेडिसिन, दवा क्या है, तो कार्बिक्स है, सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स, सर्विक्स, कोई दिक्कत, सर्विस नहीं बोले, सर्विक्स है, ठीक है। मेडिसिन क्या है, यह इंजेक्शन है बाबू, यह इंजेक्शन है, और सर्विक्स है जिसको लगाया जाता है, कोई दिक्कत। उसके बाद में नोट में और बात लिख लीजिए, WBC हो गया वगैरह, लाइफ वगैरह तो बता ही दिए, निर्माण बता दिए, उसके बाद में प्रकार भी बता दिए। अब नोट में कुछ बात लिखा देता हूं कि WBC की कमी कब हो जाती है, मतलब कि प्लेटलेट्स कब घट जाता है, WBC कब घट जाते हैं, वही बात को क्या करेंगे, बताएंगे। तो मलेरिया में नहीं भी लिखना चाहिएगा तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही समझ लीजिए, ठीक है, मार्कर में इंक खत्म हो गई है, इसीलिए लिखने में थोड़ा सा अनस टाइप का लग रहा है। तो RBC सुनो, मलेरिया, मलेरिया में क्या होता है, तो मलेरिया में जो है ना, उसमें RBC की संख्या जो है ना वह घट जाती है, तो RBC की मात्रा जो है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स की मात्रा घट जाता है, किसमें, मलेरिया नामक रोग में जो है ना, वह RBC की मात्रा जो है वह घट जाती है। मच्छर से होता है, एनाफ्लीजा मच्छर के कारण जो है ना वह मलेरिया होता है ना, तो ध्यान से समझिए, समझिए बात को, एनाफ्लीजा होगा चाहे जो हो, बताएंगे आगे जो भी रोग आएगा उसमें बताएंगे। तो मलेरिया में क्या होता है, RBC की मात्रा जो है ना वह घट जाती है, RBC की कमी हो जाती है। उसके बाद में अगला, मलेरिया के बाद आता है डेंगू, डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स घट जाता है, और डेंगू में इतना ज्यादा बुखार हो जाती है ना कि कहने की बात ही नहीं है। इसमें जो है ना WBC में जो प्लेटलेट्स है ना वह घट करके लगभग 80,000 तक आ जाते हैं, इतना ज्यादा प्लेटलेट्स घट जाता है डेंगू के मरीजों में, ठीक है। कितना रहता है, 3 से 4 लाख होती है, लेकिन घट करके 80,000 60,000 तक आ जाता है, प्लेटलेट्स इतना ज्यादा गिर जाता है। इसमें बुखार जो है ना वह बहुत ही हाई रहती है, और इसके लिए क्या करते हैं, तो डेंगू के मरीजों को क्या किया जाता है, डोलो 650 mg, ठीक है, डोलो 650 mg जो है ना यह टैबलेट दिया जाता है, डोलो, ठीक है, डोलो 650 mg क्या है, बुखार की दवा है, यह बुखार की क्या है, दवा है, कोई दिक्कत। डोलो 650 mg बुखार की दवा है। तो इसमें क्या किया जाता है, डेंगू को मरीजों को दिया जाता है, नहीं तो गिलो, एलोवेरा, उसके बाद में फ्रूट वगैरह दिए जाते हैं, बकरी का दूध भी दिया जाता है, ठीक है। बकरी का दूध जो है ना वह बहुत ही बेनिफिट होता है डेंगू के मरीजों को, प्लेटलेट्स बढ़ाने का काम करता है ना, इसीलिए बकरी के दूध को दिया जाता है, कोई दिक्कत। तो देखो यहाँ पर याद रखिएगा, ज्यादा बुखार हो जाएगा तो डोलो देना है 650 mg, और बहुत डेंजरस कंडीशन है, मतलब कि बहुत हाई बुखार है ना, तब 1000 mg का दिया जाता है। 1000 mg की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 650 mg में बुखार जो है ना वह घट जाएगा, कोई दिक्कत। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्लास को अंत करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्लास में प्लेटलेट्स, उसके बाद में RBC का जो
प्लेटलेट्स हो गया। उसके बाद में आरएच फैक्टर की बात बताएंगे कि आरएच फैक्टर कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने कैसे किया था। ए बी ओ ग्रुप के ब्लड की क्या की थी, खोज की थी। उसके बाद में आरएच फैक्टर का खोज कैसे किया थे कार्ल लैंडस्टीनर। बंदर सिरस क्या होता है, आरएच प्लस क्या होता है, आरएच माइनस क्या होता है। उसके बाद में ए बी ओ ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने किया था 1938 में। उसके बाद में 1939 में पब्लिश हुआ और उसके बाद में 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज मिली। उसके बाद में फिर डी कैनो ऑस्टरली आए और डी कैनो ऑस्टरली क्या किए, वह जो है ना आपका एबी ब्लड ग्रुप का क्या किए, खोज किए। उसके बाद में ब्लड में बताएंगे कि यह जो ब्लड का ग्रुप होता है जनरली व्यक्ति में 4 तरह के देखा जाता है और उसके बाद में पूरे देखा जाता है ब्लड की ग्रुप न संसार में तो 33 तरह के होते हैं। कोई दिक्कत, यह कहानी कल करेंगे। ए जो है ब्लड किसे दे सकता है, किसे ले सकता है, ए बी किससे ले सकता है, दे सकता है, वो आखिरकार आपका यूनिवर्सल डोनर होता है। और ओ में नेगेटिव ही क्यों होता है, पॉजिटिव क्यों नहीं होता है, ए बी पॉजिटिव क्या होता है, रिसेप्टर होता है। तो यह सब की कहानी जो है कल की क्लास में करेंगे। उसके बाद में माता पिता के आधार पर बच्चों में क्या क्या ब्लड आ सकता है, बच्चों में ब्लड क्या आ सकता है। उसके बाद में फिर इरेथ्रोसाइट वगैरह के बारे में बताएंगे, ठीक है। अच्छा, इरिथ्रोसाइट क्या होता है, एक बात लिखना है तो लिख लीजिए, आरबीसी को ही क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। लिख लीजिए आरबीसी, रेड ब्लड कार्बोसेल्स का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट है, एरिथ्रोसाइट है, ठीक है। वहां पर छूट गया था आरबीसी के पास, लिखना है तो लिख लीजिए। एरिथ्रोसाइट क्या होता है, आरबीसी का दूसरा नाम होता है। तो पूछ देगा कि आरबीसी को निम्न में से किस तहत जाना जाता है, तो एरिथ्रोसाइट के तहत जाना जाता है, या एरिथ्रोसाइट के तहत जो है ना आरबीसी को क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो कल की क्लास में प्लेटलेट से स्टार्ट करना है, उसके बाद में ब्लड की ग्रुप बताना है, आरएच फैक्टर बताना है, माता पिता के आधार पर ब्लड जो है ना बच्चे में कैसे आते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस, ब्लड क्लॉटिंग कैसे करता है, यह सब की कहानी जो है कल क्या होगा करा देंगे। और कल की क्लास में ब्लड जो है आपका समाप्त हो जाएगा। आज की क्लास में कहाँ ब्लड समाप्त हुआ, इतना तेज से पढ़ा है लेकिन फिर भी नहीं ब्लड हुआ आपका समाप्त। कोई दिक्कत, हमारा यह लक्ष्य है कि किसी चीज को छोड़े नहीं, यदि छूट जाता है तो बाद में भी उसको रिकैप करके हम बोल देते हैं। समझ में आई बात? तब तक के लिए आप बना रहिएगा चैनल पर, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बायोलॉजी का, जो आपका रक्त का है, ब्लड का लेक्चर 2 के साथ। और कल की क्लास में क्या करेंगे, ब्लड को समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।